जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एरोमेटिक क्लासेस। इस वीडियो में हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे कि रीट पटवार और एसएससी एग्जाम, स्टेट एग्जाम, आरआरबी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और यहां से सभी क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। चलते हैं फ्रेंड, मानव पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा भोजन मुंह से किस पाइप के माध्यम से हमारे पेट में यानी कि आमाशय में जाता है और वहाँ कौन कौन सी क्रियाएं इसमें भोजन को पचाने के लिए सहायक होती हैं, कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, इस सीरीज में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से एंड तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो जिस प्रकार एक मशीन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर रूपी मशीन की समस्त क्रियाओं के संचालन के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? क्योंकि शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और यहाँ भोजन से क्या प्राप्त होता है हमें? तो भोजन शरीर में पहुंचकर पाचन क्रिया के बाद जीव द्रव्य के निर्माण में भाग लेता है और उसके अलावा ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, यही ऊर्जा शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं में प्रयोग होती है। शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जो ऊर्जा ऑक्सीकृत होकर, भोजन ऑक्सीकृत होकर हमें उत्पादन के रूप में देता है जैविक क्रियाओं में, उसी ऊर्जा को हम यूज लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा माउथ से हम भोजन को ग्रहण करते हैं और यह एक पाइप होता है, इसके माध्यम से यहाँ आमाशय में जाकर जमा हो जाता है। 3 से 4-5 घंटे यहाँ पर ही भोजन रुकता है और ये फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस के माध्यम से ये आमाशय में, स्टोमक में जाकर जमा हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। भोजन आमतौर पर ठोस अवस्था में होता है। किसी अवस्था में? ठोस, यानी कि तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की: ठोस, द्रव और गैस। तो भोजन होता है ठोस अवस्था में। शरीर में इस ठोस एवं अविलेय भोजन को पाचक रसों यानी कि एंजाइम्स की सहायता से रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील और अवशोषण योग्य बनाने की व्यवस्था होती है। इस कार्य में भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं? दोनों ही होती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट और उसके अलावा प्रोटीन, 3 तरह के भोजन में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। होने में तो फ्रेंड्स 6 तरह के आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो खनिज, मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन और पानी को भी न्यूट्रिएंट यानी पोषक पदार्थों में ही माना गया है। उसके अलावा पानी से ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन होता है, फैट्स होते हैं। ये 6 तरह के आवश्यक पोषक पदार्थ हैं जो हेल्दी मनुष्य को हमारे भोजन में ग्रहण करने चाहिए। इनसे ही मनुष्य का शरीर हेल्दी रहता है और ये 6 तरह के पोषक पदार्थ हैं। आप देख सकते हो कौन कौन से: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स यानी खनिज, फैट यानी कि वसा होता है, वाटर यानी कि जल और विटामिन्स, ये सभी तत्व पोषक पदार्थ हैं। जैसे कि आप देख सकते हो विटामिन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और खनिज लवण, और यहाँ पर वाटर और ऐड कर देना है। ये 3 तरह के पोषक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, ये 3 तरह के पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं और विटामिन, खनिज लवण हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें बता रखा है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट, ये 3 तरह के पोषक तत्व क्या करते हैं? हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और बाकी के अलावा विटामिन है, मिनरल्स है, खनिज लवण है और वाटर है, ये 3 तरह के पोषक तत्व हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा ये ऋतिक रोशन की पिक्चर है, वो उसमें जादू। ओके, तो ये इसको ऊर्जा किससे मिलती है? धूप से मिलती है। अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो ये किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम भी किसी काम के नहीं है फ्रेंड्स। तो भोजन से ही ऊर्जा प्रदान होती है हमारे शरीर को, इस वजह से भोजन को एक महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ माना गया है। अब हमारे भोजन को पचाने के लिए 5 तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके अलावा भोजन को हमें खाना पड़ता है। पहले भोजन को अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन करना पड़ता है। उसके अलावा दूसरा है उसका पाचन करना पड़ता है, उसका अपशोषण करना पड़ता है, जितने भी उसमें खनिज लवण होते हैं उनका अपशोषण होता है बड़ी आंत में और छोटी आंत में। उसके बाद समावेश होता है, एमल्सिफिकेशन और मलत्याग होता है। ओके, मलत्याग के बाद हमारा पूरे भोजन पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है। इन सभी को हम लाइन बाय लाइन इन्हीं वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक वीडियो में चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ से भोजन ग्रहण किया, उसके अलावा ये फूड पाइप के माध्यम से यहाँ आमाशय में जमा हो गया। आमाशय से ये भोजन जाता है छोटी आंत में और छोटी आंत में घूम घूम के और अवशोषण होता है इसका, फिर बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत के बाद आप देख रहे हो यहाँ से निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया है हमने: आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथियाँ। ओके, तो आहार नाल में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आ जाता है मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय और आंत। ओके फ्रेंड्स, तो वोकल कैविटी और ओसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन।
आंतों को पढ़ेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी आमाशय को पढ़ेंगे, ग्रास नली को पढ़ेंगे। उसके अलावा डाइजेशन ग्लैंड में हम पढ़ेंगे लीवर को और अग्नाशय को, ठीक है, पेनक्रियाज को और लीवर को, दोनों ग्रंथियों को पढ़ेंगे। और लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद सबसे बड़ी ग्रंथि दूसरे नंबर की है पेनक्रियाज। ये दोनों ग्रंथियों को हम पढ़ने वाले हैं, पाचन क्रिया में सहायक होती हैं। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। मुख से लेकर गुदा तक यह कितने मीटर की होती है? 8 से 10 मीटर लंबी होती है। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल कितने मीटर लंबी होती है, तो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। यह खोखली और अत्यधिक कुंडलित होती है। कैसी होती है? यह खोखली होती है और अत्यधिक कुंडलित होती है। यहाँ से जठरांत्रीय कार्यमार्ग कहते हैं, जिसे जठरांत्रीय कार्यमार्ग कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो अत्यधिक कुंडली है, ये चित्र में देख सकते हो आहारनाल एलिमेंट्री कैनाल को, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आ जाती है ग्रास नली, आ जाती है अमाशय आ जाता है, बड़ी आंत छोटी आंत दोनों आ जाती हैं इसके अंदर। मुख गुहा आहारनाल का पहला भाग है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग कौन सा है? वोकल कैविटी, यानी कि मुख गुहा। मनुष्य का एक दरार के समान होता है मुख, जो दोनों जबड़ों के बीच स्थित होता है और मुख गुहा में खुलता है। ओके फ्रेंड्स, और ऊपरी भाग को तालु कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला भाग, ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। और मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा रहता है, ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा रहता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए ओंठ होते हैं, 2 ओंठ होते हैं मुख गुहा को बंद करने के लिए। और मुख गुहा में जीभ तथा दांत दोनों पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जीभ को पढ़ेंगे और दांत को पढ़ेंगे। जीभ को आज ही पढ़ेंगे, दांत को कल वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिएगा वीडियो से और एंड तक देखिएगा इसको, और अच्छी लगे वीडियो तो उसको फ्रेंड्स के पास और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। वोकल कैविटी पढ़ लेते हैं। मुख गुहा, ये भोजन को अंदर ग्रहण करने के लिए मुख गुहा पहला काम करती है। आप देख रहे हो ये मुख गुहा है हमारा मुंह। आप इसको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ सकते हो, जैसे लिप होते हैं, उसके बाद टीथ हमारे दांत होते हैं, हार्ड पैलेट होता है ये वाला, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट पीछे वाला, टंग यानी कि जीभ होती है, और इसके अलावा ओबुला, ये कंठ होता है, ओबुला टॉन्सिल होते हैं, ये इस इधर 2 टॉन्सिल होते हैं। तो ये मुख गुहा के बारे में डिटेल थी। अब जीभ पढ़ लेते हैं। जीभ में क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस तरह कौन सी तरफ की जीभ कौन सा स्वाद देती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पेशीय संरचना है। जीभ क्या है? पेशीय संरचना है, यानी कि मांस की बनी होती है, इसमें हड्डियां नहीं होती हैं। और यह एक संवेदी ऑर्गन है, यानी कि सेंसरी ऑर्गन, जैसे कि आँख कान नाक होते हैं उस तरह संवेदी ऑर्गन है फ्रेंड्स। और जीभ का पिछला भाग हायोड अस्थि, हायोड बोन से जुड़ा होता है, हायोड बोन, ये आप देख सकते हो हायोड बोन। अगर ये किसी तरह किसी ने इसको तोड़ दिया तो आपकी जीभ कुत्ते के जैसे बाहर लटकी हुई मिलेगी, जैसे इसी से पिछला भाग इसी से हायोड बोन से ही जुड़ा रहता है इसका। तो आप देख सकते हो हायोड बोन को, ये हमारे गले के नीचे ही स्थित होती है हायोड बोन। जीभ के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे जीभ नीचे पीछे तो हायोड बोन से जुड़ी होती है, जीभ के नीचे के हिस्सा आप देख सकते हो पतली सी इसमें फर्श से जुड़ी रहती है, फ्रेन्यूलम लिंगुअल होती है, फ्रेन्यूलम लिंगुअल फ्रेन्यूलम, जो कि इसका ऑपरेशन भी कराया जाता है। इसकी सर्जरी को क्या कहते हैं? एनकिलोग्लोसिया इसकी सर्जरी को कहते हैं फ्रेंड्स। और ये यहाँ पर इसमें कभी भी खराबी आ जाती है तो ये सर्जरी कराई जाती है। और हमारी जीभ पर कुछ नन्हे नन्हे उभार होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं, जैसे टेस्ट बर्ड कहते हैं। विभिन्न स्वाद कलिकाओं में विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो स्वाद की सूचना मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। किसको पहुंचाती हैं? मस्तिष्क को पहुंचाती हैं। जैसे कौन सा स्वाद लगेगा, मीठे का स्वाद लगेगा, या नमकीन स्वाद, या खट्टा है, या कड़वा है, तो ये मीठा स्वाद, आगे वाला जो पार्ट होता है उसमें मीठा वाला स्वाद लगता है। उसके बाद नमकीन साल्टी स्वाद लगेगा ये वाले हिस्से पर, जीभ के आगे वाले हिस्से पर। उसके अलावा खट्टा लगता है, ये वाला हिस्सा है खट्टा, सौर टेस्ट लगेगा या खट्टा वाला इधर साइडों में। और उसके अलावा कड़वा लगता है तो ये जीभ के पिछले वाले हिस्से पर कड़वा स्वाद आता है। ओके, और उमामी स्वाद की बात करते हैं। ये फिफ्थ टेस्ट है हमारा उमामी, जो कि जीभ के आधे से ज़्यादा हिस्से पर उमामी स्वाद आता है, इतना। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कलरों के माध्यम से ये मीठा स्वाद कहाँ पर लगेगा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, उमामी स्वाद कहाँ आएगा। ये हमारी जीभ है और ये टेस्ट बर्ड हैं हल्की हल्की, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर आगे की तरफ स्वीट यानी मीठा आएगा, यहाँ पर नमकीन साल्टी स्वाद आएगा ये इधर, और यहाँ पर ये खट्टा स्वाद आएगा सौर, और यहाँ पर बिटर यानी कड़वा स्वाद आएगा। और जीभ का इतने हिस्से पर, ये जीभ के इतने हिस्से पर उमामी स्वाद आता है। ओके, तो ये पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी कि हमारा स्वीट यानी मीठा स्वाद जीभ के किस हिस्से से पता चलता है, तो ये अगले वाले हिस्से से पता चलता है। ओके, और उमामी स्वाद क्या है? तो ये मैगी में भी उमामी स्वाद आता है। मैगी खाया होगा आपने, तो उमामी टेस्ट के लिए आप मैगी टेस्ट कर सकते हो। ओके, इस प्रकार स्वाद का पता लगाने के लिए रसकलिकाएँ पाई जाती हैं। और रसकलिकाएँ कौन कौन सी होती हैं? 4 प्रकार की रसकलिकाएँ होती हैं, जैसे कि फिलीफॉर्म, पॉलीएट, फंजीफॉर्म और वेलेट। ओके, 4 तरह की रसकलिकाएँ होती हैं, आप यहाँ चित्रों के माध्यम से देख सकते हो। ये है वेलेट इस तरह की, और उसके अलावा पॉलीएट इस तरह की है, उसके अलावा फंजीफॉर्म है और फिलीफॉर्म। ओके,
तो 4 तरह की टेस्ट बर्ड होती हैं। और ये क्यूट सी बच्ची है जो कि मीठा मीठा स्वाद ले रही है आगे से जीभ से, और ये क्यूट सा बेबी है जो कि खट्टा स्वाद ले रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जीभ का पार्ट समाप्त होता है और ये स्वाद के बारे में आप जान सकते हैं, और यहाँ पर हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। सेकंड पार्ट के लिए आप कल तक का इंतज़ार कीजिए, कल मिलते हैं इसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।